सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। अध्याय 125, पटखनी। बिना किसी प्रतिरोध के आरव यादव को उन दो पुलिसकर्मियों ने आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर पटक दिया। एक शक्तिशाली हाथ ने उसका चेहरा सीधे फर्श पर दबा दिया। उसकी दोनों बाहें पीछे की ओर खींच दी गईं और उसकी रीढ़ और गर्दन के पिछले हिस्से को बुरी तरह स्ट्रेच कर दिया गया। दो पुलिस अधिकारियों के घुटनों ने उसे मजबूती से दबा रखा था। ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर मोड चालू न होने के कारण गर्दन पर पड़ने वाले घुटने के दबाव से आरव का दम घुटने लगा था। वह बस दांत पीसकर सहन करता रहा। तभी पीछे से किसी के तेजी से सूंघने की फुसफुस आवाज आई। आरव समझ गया कि वह खोजी कुत्ता है। वह बिल्कुल शांत पड़ा रहा, मानो कोई बेजान चीज हो। उसने कुत्ते को अपना शरीर सूंघने दिया। चूंकि उसने पहले ही दवा ले ली थी, इसलिए कुत्ते के लिए उसकी गंध पकड़ना नामुमकिन था। कुछ सेकंड बाद कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह अपने आप दूर हट गया। एक पुलिसकर्मी कुत्ते को लेकर कमरे के बाकी हिस्सों की तलाशी लेने लगा, लेकिन आरव की गर्दन पर रखा घुटना अभी भी नहीं हटा। ऑफिसर, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आरव की सांस नली दबने के कारण उसकी आवाज अजीब और फंसी हुई निकली। तो फिर सांस रोक कर रखो। पीछे से एक बर्फीली आवाज आई। आरव ने उस आवाज को पहचान लिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरा अपराध क्या है? क्या आपके पास सर्च वारंट या गिरफ्तारी का वारंट है? आरव ने धीमी आवाज में कहा, अगर आपको कोई अवैध चीज नहीं मिली तो मैं इस घटना की खबर मीडिया को दूंगा। मैं अपनी चोटों की जांच के लिए अस्पताल जाऊंगा और आपके व्यवहार की शिकायत विजिलेंस विभाग से करूंगा। क्या तुम मौत को दावत देना चाहते हो? पीछे खड़े आदमी ने झुककर आरव के कान में बेरहमी से कहा। जैसे ही वह आदमी झुका, उसके शरीर का पूरा भार उसके घुटने पर आ गया। आरव को लगा कि उसकी गर्दन अभी टूट जाएगी। उसका मन हुआ कि वह अभी मोड़ बदलकर इस आदमी का अंत कर दे, लेकिन तभी अचानक उसकी गर्दन से दबाव हट गया। किसी ने उस पुलिसकर्मी को धक्का देकर पीछे हटा दिया। आने वाले ने दहाड़ते हुए कहा, चौहान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या किसी की जान लेना चाहते हो? दबाव हटते ही आरव अपनी गर्दन सहलाते हुए खड़ा हो गया। उसने उस गुस्से से भरे चेहरे वाले युवा पुलिसकर्मी को गौर से देखा। उसे देखते ही वह पुलिसकर्मी और भी चिढ़ गया। क्या देख रहे हो? सच मानो, मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। आरव ने शांत भाव से कहा, जाहिर है, मैं तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा पुलिस नंबर याद कर रहा हूँ। और मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अपने कंधों पर लगे बॉडी कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट मत करना। जल्द ही विजिलेंस विभाग इनका रिकॉर्ड मांगेगा। विजिलेंस का नाम सुनते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के चेहरे का रंग उड़ गया। जो पुलिसकर्मी आरव को धमका रहा था, उसने तुरंत अपने रिकॉर्डर को हाथ से ढक लिया। बाकी पुलिसकर्मी भी कैमरे के एंगल से हट गए। आरव ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और कहा, मैंने समय नोट कर लिया है। आप सभी अभी एक साथ कैमरे के सामने से हटे हैं। वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी अब असहज महसूस कर रहा था। हर कोई चौहान की तरह हिंसक नहीं था और न ही कोई बेमतलब की मुसीबत मोल लेना चाहता था। उन्हें समझा गया कि आरव यादव कोई मामूली आदमी नहीं है। वह खेल के नियमों को अच्छी तरह जानता है और उसे पता है कि कहाँ वार करना है। तभी जिस पुलिसकर्मी ने चौहान को धक्का दिया था, वह आगे आया और खखारते हुए बोला, मिस्टर यादव, चौहान थोड़ा भावुक हो गया था। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आरव ने अपनी गर्दन सीधी की और पूछा, आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने देखा कि उसका साथी बेडरूम से कुत्ता लेकर बाहर आ रहा है और उसने इशारे में ना कहा। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। फिर उसने नम्रता से कहा, मेरा नाम रुद्र यादव है। मैं इस टीम का लीडर हूँ। जो भी परेशानी हुई, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आरव ने सिर हिलाया, हम सब वयस्क हैं। आपने जो किया उसकी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी और की गलती की सजा भुगतें। इस बदतमीजी से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर रुद्र यादव ने राहत की सांस ली, लेकिन चौहान को लेकर उसका सिरदर्द अभी भी बरकरार था। आरव ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहना शुरू किया, सबसे पहले, आपने अपनी पहचान नहीं बताई। अगर मेरे पास हथियार होते तो आपकी हिंसा समझ आती, पर मैंने कुछ गैरकानूनी नहीं किया है। दूसरा, बिना वारंट के आपने एक नागरिक के कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। आपके कैमरे ये सब रिकॉर्ड कर चुके होंगे, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। चौहान फिर कुछ बोलने ही वाला था कि रुद्र ने उसे डपट दिया, चुप रहो।
रुद्र ने अपने मातहतों को बाहर जाने का निर्देश दिया और आरव को अकेले में बात करने के लिए कॉरिडोर की ओर ले गया। लीडर यादव, मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, बात करने जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ कानून के हिसाब से होगा, आरव ने असंतोष जताते हुए कहा। मिस्टर यादव, बस एक बार मुझ पर भरोसा करके मेरी बात सुन लीजिए, रुद्र यादव ने ईमानदारी से कहा। आरव को लगा कि यह पुलिसवाला बाकी लोगों जैसा नहीं है, इसलिए उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। वह रुद्र के साथ सीढ़ियों की ओर गया। रुद्र ने चारों ओर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर फुसफुसाते हुए कहा, आरव, चौहान के साथ जो हुआ उसके बारे में मेरी बात सुन लो, फिर फैसला करना कि उसे रिपोर्ट करना है या नहीं। इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे, ठीक है। अध्याय 126, खाली वादे। जैसे ही आरव यादव ने रुद्र यादव के मुंह से यह सुना, वह आगे सुनने का इच्छुक नहीं रहा। भाड़ में जाओ, किसके पास अनुभव नहीं है, किसने मुश्किलें नहीं झेली, आजकल किसकी जिंदगी आसान है। भाई अभी जवान है, बस कॉलेज एंट्रेंस पास किया था और अचानक 16 साल पीछे इस गरीबी में आ गिरा, एक तलाकशुदा इंसान के शरीर में जो 26 साल की उम्र तक ढोर डंगर की तरह जिया। तुम में से किसने ऐसा अनुभव किया है? क्या मैं रोना रोता हूँ? जैसा कि उसने पहले कहा था, हर कोई वयस्क है और अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार है। किसे परवाह है कि आपने क्या झेला है? अगर आपने गलती की है या बुराई की है, तो क्या लोग आपके अनुभव को समझकर आपको माफ कर दें? फिर कानून की क्या जरूरत? पुलिस स्टेशनों और अदालतों को बंद कर दो और भविष्य में जिसे भी समस्या हो, वो किसी चर्च या मंदिर जाकर पादरी से मिल ले। आरव को बेरुखी से मुड़कर जाते देख रुद्र यादव ने तुरंत उसे रोका और कहा, चौहान का पूरा परिवार अपराधियों के हाथों मारा गया था। आरव ठिठक गया। क्या? उसने शक की नजरों से रुद्र की ओर देखा। क्या ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए गढ़ी गई कोई कहानी थी? रुद्र यादव ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा दर्द से भर गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आज की स्थिति इतनी खास न होती तो मैं किसी की पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करता। शायद आपको सुनना अच्छा न लगे, पर चौहान एक बेहतरीन पुलिसवाला है। रुद्र की कहानी सुनकर आरव को एहसास हुआ कि यह चौहान वाकई साधारण नहीं था। सालों पहले उसने एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ सुराग ढूंढा और उसके पीछे पड़ गया। डॉन ने उसे धमकियां दी, लालच दिया, पर चौहान टस से मस नहीं हुआ और अंततः उसे जेल भेजकर ही दम लिया। लेकिन उस डॉन ने बदला लेने के लिए चौहान के परिवार पर हमला करवाया, उसके माता पिता, बहन और जीजा सबको मार दिया गया। केवल उसकी एक छोटी भांजी गायब हो गई, जिसका आज तक पता नहीं चला। अपराधी सबूत मिटाकर गायब हो गए, इसलिए पुलिस उस डॉन पर हत्या का केस नहीं चला सकी। चौहान पागल हो गया, वह जेल में घुसकर उस अपराधी से भिड़ गया। उसके बाद से वह ऐसा ही हो गया है, निडर पर संदिग्धों के प्रति बेहद क्रूर। उसे जहां भी अपराधी दिखता है, वह अपना आपा खो देता है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आरव ने रुद्र की ओर देखा। ठीक है, पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? रुद्र ने बेबसी से कहा, क्योंकि चौहान पर पहले से ही कई अनुशासनात्मक कार्यवाहियां चल रही हैं। कई लोगों ने उसकी शिकायत की है। अगर आपने इस बार रिपोर्ट कर दी, तो यह उसके करियर की आखिरी कील साबित होगी। चौहान खत्म हो जाएगा। आरव सब समझ गया। रुद्र उसे निजी तौर पर मनाना चाहता था ताकि वह शिकायत न करे, लेकिन आरव की राय अलग थी। लीडर यादव, अगर चौहान की इतनी शिकायतें हैं, तो उसे पुलिस बल से हटा क्यों नहीं दिया जाता? अगर वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, तो वह इस काम के लायक नहीं है। उसे मनोचिकित्सक की जरूरत है। आप उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर उसकी मदद नहीं, बल्कि उसे और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रुद्र यादव ने दांत भींचे। आरव की आंखों में कोई समझौता नहीं दिख रहा था। फिर भी उसने मिन्नत की, मिस्टर यादव, क्या आप एक बार फिर सोच सकते हैं? आरव ने कुछ देर विचार किया और अंत में आह भरकर कहा, ठीक है, उसके अतीत को देखते हुए मैं इस बार उसे जाने देता हूँ। लेकिन अगली बार क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वह फिर कुछ गलत नहीं करेगा? बार बार मदद करने से उसे लगेगा कि वह कुछ भी कर सकता है। लीडर यादव, आपने जो वर्दी पहनी है, वह साधारण लोगों के लिए नहीं है। रुद्र यादव खुश हो गया और आरव का हाथ थामकर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर यादव। मैं वादा करता हूँ, मैं उस पर नजर रखूंगा और उसे जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आरव चुप रहा। उसे लगा कि यह वादा खाली चेक जैसा है, सिर्फ कहने की बात। चौहान खुद को नहीं सुधारेगा। उसे लगा कि रिपोर्ट न करके शायद उसने अनजाने में चौहान का नुकसान ही किया है। अपना नंबर देने के बाद रुद्र यादव अपनी टीम और कुत्तों के साथ वहां से चला गया। बेशक जब आरव का चेहरा फर्श पर था,
तब बाकी पुलिस वालों ने कमरे की पूरी तलाशी ली थी और आरव के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए थे। होटल के कमरे में वापस आने पर आरव ने देखा कि कमरे का हाल किसी चोरी हुए घर जैसा हो गया था। अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। होटल स्टाफ की अजीब नज़रों के बीच चेकआउट करने के बाद उसे करिश्मा बोस का फ़ोन आया। उसने बताया कि पुलिस की एक टीम ने उसके और आरव के घर की भी तलाशी ली है। आरव को इसकी उम्मीद थी। संदीप बिष्ट के पीछे जो लोग हैं वे काफ़ी ताकतवर और फुर्तीले हैं। उन्होंने साक्षी पंडित के संपर्कों को तुरंत ट्रैक किया था। इससे आरव का शक यकीन में बदल गया कि साक्षी का पीछा करने वाले लोग उसके पूर्व पति के नहीं बल्कि संदीप बिष्ट के गुर्गे थे। हालांकि पुलिस को न तो होटल में कुछ मिला न ही घरों में। करिश्मा के घर में कुकर और बर्तन मिलना सामान्य था क्योंकि वह पहले खाने पीने का काम करती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि खोजी कुत्ते भी आरव की गंध नहीं पकड़ पाए थे। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। करिश्मा को दिलासा देने के बाद आरव ने एक टैक्सी ली और सीधे योगेश के पास पहुंचा। उसे साक्षी पंडित की चिंता नहीं थी क्योंकि उन पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। लेकिन योगेश अकेला था और आरव को डर था कि घायल दुश्मन अब योगेश पर हमला कर सकता है। अध्याय 127। कहीं न कहीं लगता है मैंने कुछ खो दिया है। होटल से निकलते समय आरव यादव को अपनी पीठ में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। अनुभवी आरव तुरंत समझ गया कि कोई उसे घूर रहा है। ये सामान्य था। चूंकि संदीप बिष्ट के पक्ष के लोगों ने चाल चल दी थी तो उनके पास बीच में रुकने का कोई कारण नहीं था। आखिर नशीले पदार्थों का सेवन कोई मामूली बात नहीं है। हमारे देश में सजा ग्राम के हिसाब से तय होती है। संदीप बिष्ट को नारकोटिक्स पुलिस ने पकड़ लिया था तो उसके पीछे के लोग अब खुद को बचाने में व्यस्त होंगे। उनके पास बदला लेने की अतिरिक्त ऊर्जा शायद ही हो, पर वे उस पर नज़र जरूर रखेंगे ताकि वह कोई और चाल न चल सके। आरव ने तय किया कि इस वक्त शांत रहना ही बेहतर है। लो प्रोफाइल बनाए रखना ही बुद्धिमानी थी। अगर कोई उसे परेशान नहीं करता तो वह चुपचाप रहेगा और खुद पर ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। सारा काम साक्षी पंडित को करने दो। उस महिला को वैसे भी भविष्य में इतिहास के पन्नों में दर्ज होना है तो उसे ही सामने रहने दो। टैक्सी शहर के उत्तर में स्थित धुंडाडा गांव पहुंची। आरव ने उतरकर एक विशेष घेरा बनाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। ह्यूमनॉइड बीस्ट की फुर्ती से उसने चुपचाप दीवार लांघी। जब उसने स्टडी रूम का दरवाजा धकेला तो योगेश घबराकर मुड़ा, पर आरव को देखकर उसने राहत की सांस ली। तुम इतना डरे हुए क्यों हो? आरव ने मजाक में कहा। अचानक घर में कोई आ जाए तो डर तो लगेगा ही, और तुम्हारी तो कोई आवाज भी नहीं आती। क्या तुम बिल्ली हो? योगेश ने शिकायत की। भारत में सियामी बिल्लियां नहीं होती। आरव मुस्कुराया, पर उसने योगेश के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। योगेश ने आंखें घुमाई और पूछा, क्या तुमने खाना खाया? आरव ने हाथ फैलाए, नहीं, घर में जो बचा कुचा है उसी से काम चला लूंगा। योगेश ने हैरानी से कहा, तुम मेरा बचा हुआ खाना खाना चाहते हो? आरव ने चिढ़कर कहा, बचा हुआ क्या? हम दोस्त हैं, तुम इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हो? योगेश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, पर मैंने तो दोपहर का खाना ही नहीं खाया। मुझे ऐसे मत देखो, बस बनाने का मन नहीं था। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आरव अवाक रह गया। वाह, आलसी होने के भी क्या बहाने हैं। किचन में चक्कर लगाने के बाद पता चला कि शेल्फ पर वही कल वाली सामग्री थी, सिवाय 2 मूली के। लानत है। आरव को 2019 की सुविधा याद आई। दिन के 24 घंटे मोबाइल पर खाना ऑर्डर करो और किराने का सामान घर पहुंच जाता था। सुविधा ही सुविधा। तभी आरव ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। क्या वह खुद का फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू कर दे? उसके पास बहुत पैसा नहीं था, पर सोने की ईंटें बेचने के बाद और अजय पंडित से कुछ एडवांस वेतन लेकर वह शुरुआती दौर का काम शुरू कर सकता था। दिल्ली भारत का एक प्रमुख महानगर है और यहाँ मांग की कोई कमी नहीं थी। आरव को पता था कि भविष्य में ज़ोमैटो या स्विगी जैसे स्टार्टअप्स ने कितनी बड़ी क्रांति की थी। उसे भविष्य का पता था और यह रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता था। फूड डिलीवरी में शुरुआत के लिए बहुत तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, बस लोग चाहिए थे। उसने सोचा कि वह दिल्ली के बाजार पर कब्जा कर सकता है। अगर वह पूरी दुनिया न भी जीत सके तो कम से कम दिल्ली को तो संभाल ही सकता है। बाद में वह अपनी कंपनी को भविष्य की बड़ी कंपनियों को करोड़ों में बेच सकता था। 100-200 करोड़ रुपए क्या कम होते हैं। इसके अलावा वह साक्षी पंडित और अजय पंडित को भी साथ ले सकता था। साक्षी के पास ऊंचे संपर्क थे और अजय के पास सॉफ्टवेयर कंपनी जो अब बना सकती थी। तभी कान के पास एक आवाज गूंजी,
आरव तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? आरव होश में आया और देखा कि योगेश उसे अजीब नजरों से देख रहा है। आरव मुस्कुराया, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? योगेश ने अपना सिर बिजली के पंखे की तरह हिलाया। क्या तुम मुझे LIC की पॉलिसी या इंश्योरेंस बेचना चाहते हो? भाई, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं, चलो, इसका मतलब योगेश निवेश नहीं कर सकता। आरव ने सोचा कि वह बाद में साक्षी और अजय से बात करेगा। किसी कारण से योगेश को लगा कि उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। उसने अपना सिर झटका और पूछा, आरव तुम्हारा मतलब क्या था? आरव हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस पूछ रहा था कि तुम घर से बाहर नहीं जाते तो सुबह क्या खाते हो? योगेश का चेहरा उतर गया। उसने कैबिनेट के नीचे इशारा किया, इंस्टेंट नूडल्स। आरव ने झुककर देखा, 2 खाली डिब्बे थे और तीसरा खत्म होने वाला था। लगता है तुम बोर हो गए हो, मैं अगली बार तुम्हारे लिए कुछ और फ्लेवर ले आऊंगा। योगेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हाथों से अपना बटुआ आरव की ओर बढ़ा दिया। ये लो मेरे सारे पैसे, बस मेरे लिए सब्जियां ला दो और खाना बना दो। मैं अब अपनी पूरी जिंदगी में कभी नूडल्स नहीं खाना चाहता। मुझे अब पानी पीते वक्त भी नूडल्स की गंध आती है। आरव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बेचारा योगेश, पर सुनकर हंसी क्यों आ रही है? अध्याय 128 तड़क। अंत में उन्हें दोपहर के भोजन में भी इंस्टेंट नूडल्स ही खाने पड़े, क्योंकि साक्षी पंडित ने सख्त निर्देश दिए थे कि योगेश को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना है। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ से बहुत करीब था। अगर किसी परिचित ने उसे देख लिया और खबर फैल गई तो उसकी सारी लुकाछिपी धरी की धरी रह जाएगी। संदीप बिष्ट का साम्राज्य भले ही ढह रहा था, लेकिन जब तक धूल पूरी तरह बैठ नहीं जाती, योगेश का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। एक बार संदीप बिष्ट का मामला निपट जाए, फिर मोनी एक बिना दांत वाले बाघ की तरह हो जाएगी जो चाहकर भी दहाड़ नहीं पाएगी। आरव यादव ये सब समझता था, लेकिन वह खुद भी दोपहर 2 बजे सब्जियां खरीदने बाहर नहीं जा सकता था। दिल्ली के इन शहरी गांवों के बाजार सुबह के बाजार होते हैं। बड़े बाजार दोपहर तक बंद हो जाते हैं और छोटे बाजार तो सुबह 10 बजे के बाद ही खाली हो जाते हैं। वहां एक पत्ता तक नहीं मिलता। अगर इस वक्त सब्जी चाहिए तो दूर किसी बड़े सुपरमार्केट जाना पड़ता, जो आरव करना नहीं चाहता था। वह करिश्मा बोस से सामान मंगवा सकता था, लेकिन वह उसे जोखिम में नहीं डालना चाहता था। बाहर निगरानी हो सकती थी, तो करिश्मा को इसमें क्यों घसीटना? इसलिए उन्होंने 2 नूडल्स के पैकेट उबाले और पेट भरा। आंगन के कुएं का पानी मुफ्त था और शहर के क्लोरीन वाले नल के पानी से कहीं बेहतर था। योगेश ने चेहरा सिकुड़ते हुए नूडल्स का एक कटोरा जैसे तैसे खत्म किया, पर वह नहीं खा सका। दूसरी ओर आरव अकेले ही 4 पैकेट चट कर गया और तब जाकर उसका पेट आधा भरा। उसे नूडल्स स्वादिष्ट लग रहे थे। खाने के बाद योगेश अपने स्टडी रूम में लेसन प्लान बनाने चला गया। उसकी आत्म अनुशासन देखकर आरव दंग था। आरव का मूल शरीर भी बहुत अनुशासित था, तभी वह इस स्तर का मार्शल आर्ट सीख पाया था। लेकिन जब से आरव इस शरीर में आया था, उसने एक दिन भी सुबह शाम की कसरत नहीं की थी। वह बस पुराने ज्ञान पर भरोसा कर रहा था और खुद को बहाने दे रहा था कि मैं व्यस्त हूँ, अभी नहीं। आलस तो समय और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता। आरव सोफे पर लेटकर चाय पीने लगा और सोचने लगा कि शाम को साक्षी पंडित जब सामान लाएंगी तो उनसे क्या मंगवाना चाहिए। बॉइल्ड फिश, हाँ, ये सही रहेगा। तभी आंगन में एक हल्की आहट हुई। आरव ने तुरंत ह्यूमनॉइड बीस्ट मोड चालू किया और सोफे से बिल्ली की तरह बिना आवाज किए उठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। आंगन में बेहद हल्के कदमों की आहट थी। अगर आरव अपने बीस्ट मोड में न होता तो वह कभी न सुन पाता। कदमों की आवाज स्टडी रूम की खिड़की की ओर बढ़ी, जहां योगेश कंप्यूटर पर किसी विदेशी शिक्षाविद का वीडियो देख रहा था। योगेश पूरी एकाग्रता से नोट्स बना रहा था। आखिर वह अंग्रेजी का शिक्षक था। आरव ने शांति से इंतजार किया। जैसे ही बाहर मौजूद साया दरवाजे के सामने से गुजरकर पूर्व की खिड़की की ओर बढ़ा, आरव ने बिजली की गति से दरवाजा खोला और बाहर झपटा। सामने वाले की प्रतिक्रिया भी तेज थी। पीछे आहट सुनकर वह मुड़ा नहीं, बल्कि आगे की ओर भागा ताकि दूरी बना सके। लेकिन वह ह्यूमनॉइड बीस्ट जितना तेज नहीं था। आरव एक ही कदम में उसके पीछे पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने अपना पंजा उठाया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर से प्रहार किया। तड़क। प्रहार साधारण लग रहा था, पर वह व्यक्ति ऐसे ढेर हो गया जैसे उसके शरीर से हड्डियां निकाल ली गई हों। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 1 सेकंड लगा। स्टडी रूम में बैठे योगेश को कुछ पता भी नहीं चला। आरव ने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया और उसे आंगन की दीवार के नीचे ले गया। चेहरा अनजान था, नॉर्मल बात है।
तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल और एक खंजर मिला, पहचान का कोई सबूत नहीं। आरव को पूछताछ की जरूरत नहीं लगी। वह या तो संदीप बिष्ट का गुर्गा था या साक्षी के पूर्व पति का। मरे हुए को मारना ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकता था, इसलिए आरव ने बस उसे एक और करारा शॉट दिया ताकि वह लंबे समय तक बेहोश रहे। बाहर सन्नाटा देखकर आरव उस भारी भरकम इंसान को कंधे पर लादकर दीवार फांद गया और उसे एक गली पीछे एक बंद पड़े रास्ते में फेंक आया। निशानों को मिटाकर वह वापस घर आ गया और अपना मोड बदल लिया। तभी योगेश कमरे से बाहर आया और आरव को आंगन में खड़ा देख पूछा, क्या कर रहे हो? आरव मुस्कुराया, बैठे बैठे थक गया था, सोचा थोड़ी कसरत कर लूं। तुम? योगेश ने लंबी सांस ली। वह आरव के फुर्सत के पलों और उसके खाना पकाने के कौशल से जलता था। वह शौचालय की ओर बढ़ा और खुद को दिलासा देने लगा, योगेश, हिम्मत मत हारो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम एक बड़े शिक्षक बनोगे, तुम्हारे पास बंगला, गाड़ी, एक सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी होगी। और आरव, वह बस एक गार्ड और रसोइया बनकर रह जाएगा। कितना भी अच्छा खाना बना ले, उसका कोई भविष्य नहीं है। साक्षी पंडित तुम्हारी ही होगी। अध्याय 129, बूढ़े पिता जैसी मुस्कान। खुद को बार बार मैं महान हूँ का सुझाव देने के बाद जब योगेश आंगन के उस सूखे शौचालय से बाहर निकला तो वह फिर से किसी राजा की तरह सीना ताने खड़ा था। आरव की हैरान नजरों के सामने से गुजरते हुए मिस्टर योगेश सिर ऊंचा करके वापस अपने स्टडी रूम में चले गए। आरव उसे देखता रह गया। यह क्या था? क्या शौचालय जाना इतना प्रेरणादायक होता है? आरव ने एक गहरी सांस ली, पर जैसे ही आंगन की उस हल्की दुर्गंध ने उसके नथुनों को छुआ, वह तुरंत पीछे हट गया। हे भगवान, बुद्धम शरणम गच्छामि। भाई, मैं तो वापस कमरे में जाकर लेटना ही पसंद करूंगा। मुझे डर है कि मैं मिस्टर योगेश जैसा पराक्रम नहीं कर पाऊंगा। जाहिर है, एक काबिल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। इतनी भारी गंध बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। कमरे में वापस जाकर आरव सोफे पर आराम से पसर गया, हाथ में सुगंधित जैस्मीन चाय और टीवी पर एनिमेशन चैनल पर ब्रदर एक्सयू देखते हुए उसे लगा कि यह छोटी सी जिंदगी कितनी बेफिक्र है। बस दुख इस बात का था कि शायद ऐसे दिन अब ज्यादा नहीं बचे थे, क्योंकि उसने मेहनत करने का फैसला कर लिया था। स्टार्टअप शुरू करना, अमीर बनना, पैसा और रुतबा, इसके लिए उसे अपनी ये सुस्ती छोड़नी होगी। ऊपर से अदिति राव की जिम्मेदारी भी जुड़ गई थी। एक छोटी बच्ची को पाल पोसकर बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है, यह एक बहुत ही जटिल उपलब्धि है। सिर्फ पैसा खिलाकर बच्चा पालना मुश्किल नहीं है, पर उसे सही संस्कार देना, दूसरों का सम्मान करना सिखाना, आत्मप्रेम और आत्मरक्षा की समझ देना और इस क्रूर समाज में ढलने की क्षमता पैदा करना। आरव को लगा कि अगर उसने अदिति को ठीक से नहीं पढ़ाया तो वह मूल शरीर के मालिक विनय श्रीवास्तव को जवाब नहीं दे पाएगा। आखिर उसके काले कारनामे तो बीस्ट मोड करता है, पर उसका असली अस्तित्व तो साफ सुथरा है। अगर वह इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाया तो उसका ज़मीर उसे कभी माफ नहीं करेगा। हंसी की बात लगती है, पर आरव यादव के पास वाकई में ज़मीर था। भले ही बहुत कम हो, पर था जरूर। इसलिए वह इस बचे कुचे खाली समय का पूरा आनंद लेना चाहता था। उसने अपने शरीर को सोफे पर और भी आरामदायक कोण पर टिका लिया, एकदम शिथिल होकर। थोड़ी देर बाद योगेश स्टडी रूम से बाहर आया। आरव को उस तरह सोफे पर पसरते देख उसका चेहरा काला पड़ गया। योगेश कुछ कहना चाहता था, पर आरव के चेहरे पर वो सुकून देखकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसे लगा कि वह कितना भी मोटिवेशनल भाषण दे दे, वो आरव के इस आराम के सामने फीका ही रहेगा। 2003 में सोफे पर ढीले पड़कर लेटना जैसा कोई शब्द नहीं था, पर योगेश आरव के उस बेपरवाह अंदाज को महसूस कर सकता था। ये वो मानसिक स्थिति थी जिससे उसे हमेशा जलन होती थी, क्योंकि वह खुद हमेशा बेचैन रहता था और आरव की तरह खुद को रिलैक्स नहीं कर पाता था। इसके अलावा मुख्य बात यह थी कि आरव को साक्षी पंडित ने उसकी मदद के लिए बुलाया था। वह एक मेहमान था और संदीप बिष्ट जैसे खतरनाक आदमी के जोखिम के बीच उसकी रक्षा कर रहा था। योगेश ने खुद महसूस किया था कि मोनी और संदीप कितने पागल और शक्तिशाली थे। तो फिर क्या उसमें आरव को डांटने की हिम्मत थी? क्या उसने उन्हें एक पैसा भी दिया था? नहीं, उसने बस इतना वादा किया था कि वह अदिति राव को अंग्रेजी पढ़ाएगा। एक टीचर के लिए ये तो बस बाएं हाथ का खेल था। इसलिए असल में योगेश ही आरव का कर्जदार था। योगेश महत्वाकांक्षी जरूर था, पर उसके संस्कार अभी भी सही थे। वह कृतघ्न नहीं होना चाहता था। इसलिए योगेश ने संयम बरतते हुए टीवी की आवाज़ कम कर दी और शान से वापस स्टडी रूम में चला गया। अरे, क्या टीवी की आवाज़ तेज थी?
आरव रिमोट के म्यूट बटन को देखकर सोच में पड़ गया। क्या मैंने अभी ये बटन दबाया था? लगा तो था कि दबाया है, पर शायद नहीं दबाया। योगेश के बर्ताव से तो लग रहा था कि नहीं दबाया, पर मेरी याददाश्त कहती है कि दबाया था। ये तो बड़ी समस्या है। तभी मोबाइल की वाइब्रेशन ने आरव को इस गहरी सोच से बाहर निकाला। साक्षी पंडित का फोन था। आरव ने समय देखा, दोपहर के 3 बज चुके थे। फोन उठाते ही साक्षी की दबी हुई और चिंतित आवाज आई, क्या दोपहर में पुलिस ने तुम्हारे यहाँ छापा मारा? हाँ, आरव ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैंने लीडर रुद्र यादव का मान रखने के लिए उस अफसर चौहान की रिपोर्ट न करने का फैसला किया है। क्यों? तुमने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया? साक्षी उत्तेजित होकर बोली, कोई धमकी नहीं, पर यादव ने मुझे चौहान के अतीत के बारे में बताया। उसे सुनकर मुझे लगा कि उसे खुद को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, आरव ने कहा। साथ ही मैंने सुझाव दिया है कि उसे किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाया जाए। अगर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी ही रही तो किसी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, और तब उसके बॉस को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। आरव की बात सुनकर साक्षी कुछ पल के लिए शांत रही, फिर बोली, आरव, मैंने तुम्हें सही पहचाना था। भले ही तुम्हारा चेहरा सख्त है और तुम दिखने में भले आदमी नहीं लगते, पर तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। तुम वाकई एक न्यायप्रिय और दयालु इंसान हो। आरव ने राहत की सांस ली, शुक्र है, मुझे लगा तुम अभी मुझे गुड पसंद कार्ड थमाने वाली हो। गुड पसंद कार्ड, इसका क्या मतलब है? साक्षी ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने उसे समझाया कि कैसे जब कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो लड़की बड़ी विनम्रता से उसे यह कहकर मना कर देती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिलेगी। इसे ही गुड पसंद कार्ड देना कहते हैं। 2003 में यह इंटरनेट टर्म अभी मशहूर नहीं हुई थी, इसलिए साक्षी को ये बहुत दिलचस्प लगा। उसे लगा कि आरव ऊपर से विलेन दिखता है, पर उसकी आंखें धोखा देती हैं। क्या अदिति बात मान रही है? उसने परेशान तो नहीं किया? आरव ने विषय बदला, वह बच्ची बहुत समझदार है। जो भी उससे मिलता है उसकी तारीफ करता है। अब वह मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। मैं जिस भी ऑफिस में जाती हूँ वह सबका केंद्र बन जाती है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं शिक्षा समिति की मीटिंग में थी, तुम्हारी भतीजी पूरे ऑफिस में घूमती रही। उसकी बातें इतनी मीठी हैं कि सब उस पर फिदा हो गए। जब मैं वापस आई तो वह स्नैक्स के ढेर में दबी हुई थी। सच में, मैंने अपनी जिंदगी में इतने स्नैक्स एक साथ नहीं देखे। मुझे तो उससे जलन हो रही है। आरव ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसे एक बहुत ही खास एहसास हुआ, जैसे किसी गौरवान्वित पिता को होता है। आरव के हंसने की आवाज सुनकर योगेश गुस्से में स्टडी रूम से बाहर झांका और उसे घूरने लगा। जवाब में आरव ने उसे वही बूढ़े पिता वाली मुस्कान दे दी। योगेश एकदम चकरा गया। क्यों? तुम्हारी ये मुस्कान इतनी चिढ़ाने वाली क्यों है भाई? अध्याय 130, साहिल मुखर्जी और वरुण खन्ना। साक्षी पंडित ने फोन पर ज्यादा देर बात नहीं की। फोन पर ऐसी कई बातें थीं जिन्हें कहना सुविधाजनक नहीं था। जांच किए जाने की बात का जिक्र करना ही आरव यादव के लिए एक इशारा था कि उन्हें मामले की प्रगति के बारे में पता चल गया है और अब चिंता की कोई बात नहीं है। बस शांत रहो। शाम को अदिति राव को रात के खाने पर ले जाने का समय तय हुआ। जैसे ही साक्षी पंडित फोन काटने वाली थी, आरव यादव ने जल्दी से कहा, 1 मिनट रुकिए। जब आप आएं तो कुछ राशन लेते आइएगा। यहाँ बस 2 हरी मूली बची हैं, उस चीज ने बहुत गैस खाई है। तभी साक्षी पंडित को याद आया कि वह कई दिनों से वहां खाना पहुंचाने नहीं गई थी। स्कूल में हर दिन उन्हें बहुत सारी चीजों से निपटना पड़ता था और उन्हें समय समय पर शिक्षा समिति की बैठकों में शामिल होने और विभिन्न शोध व विनिमय गतिविधियों में सहयोग करने जाना पड़ता था। मोनी के परिवार की परेशानियों का हल खोजना और संदीप बिष्ट के विभिन्न दबाव। पहले उन्हें समय समय पर योगेश को खाना और चावल भेजना याद रहता था, लेकिन आज वह अपनी जिंदगी में पहली बार अपने साथ एक छोटी बच्ची को लेकर आई थी, इसलिए वह योगेश के लिए सामग्री पहुंचाना एकदम भूल गई। माफ करना, मैं भूल गई। वैसे तुम क्या खाना चाहते हो? साक्षी पंडित ने पूछा। जो मेरा मन करेगा, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैं खाने के मामले में नखरे नहीं करता। अगर सुविधा हो तो बस कुछ ले आइएगा। आज रात जल्दी है, मैं कल सुबह सब्जी मंडी चला जाऊंगा, आरव यादव ने कहा। ठीक है, बस इतना ही। साक्षी पंडित हालांकि थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन वह हिचकिचाने वाले व्यक्तित्व की महिला नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरलता से फोन काट दिया और अपनी डायरी में किराने की खरीदारी दर्ज कर ली ताकि फिर से न भूलें।
बेशक उन्होंने सीधे यह नहीं लिखा कि शिक्षक योगेश को खाना देना है, बल्कि लिखा कविताओं के लिए बड़ा भोजन लाना है। सही बात है, आरव यादव किस स्तर का रसोया क्या बड़ा भोजन नहीं बनाएगा। टीचर योगेश का कान स्टडी रूम के दरवाजे से सटा हुआ था। वह दुखी मन से छिपकर बातें सुन रहे थे। नहीं, डायरेक्टर पंडित, क्या आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था कि मैं क्या खाना चाहता हूँ? यह आरव यादव एक रसोया है, एक सुरक्षा गार्ड और एक कुक। इस तरह के इंसान का क्या भविष्य है? क्या इस तरह का व्यक्ति आपके इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? क्या ये व्यक्ति प्राथमिक छात्रों को अंग्रेजी, गणित या विज्ञान पढ़ाने में मदद कर सकता है? तो आपका ध्यान मुझ पर होना चाहिए, सिर्फ मुझ पर। हालांकि साक्षी पंडित ने बहुत सादगी से फोन काट दिया, उन्हें फोन पर बात करने का मौका ही नहीं दिया। इससे योगेश बहुत असहज हो गए। ऐसा लग रहा था कि जब से वह रसोया आया है, उसने साक्षी पंडित का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वह खुद को एक उपेक्षित बच्चे की तरह महसूस कर रहे थे, बेहद उदास। लेकिन टीचर योगेश खुद को एक योग्य व्यक्ति मानते हैं। वह एक बेहतरीन शिक्षक और उज्ज्वल भविष्य वाले युवा हैं। वर्तमान की छोटी सी बाधा उन्हें प्रगति करने से नहीं रोकेगी। उनके जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति एक सुरक्षा गार्ड और रसोइये के बराबर कैसे हो सकता है? डायरेक्टर पंडित को जल्द ही हकीकत का एहसास होगा। खाना बनाना स्वादिष्ट है तो क्या हुआ, मैं ही उनके लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति हूँ। अपनी मुट्ठी भींचकर हवा में लहराने और मन ही मन चिल्लाने के बाद टीचर योगेश एक बार फिर ऊर्जा और उत्साह से भर गए और अपना पाठ तैयार करना जारी रखा। आरव यादव ने फोन रखा, दबे पांव स्टडी रूम का दरवाजा खोला और अंदर झांका। उन्होंने देखा कि मिस्टर योगेश डेस्क पर बड़े ही वीरतापूर्ण अंदाज में बैठे उत्साह से लेसन प्लान लिख रहे हैं। आरव यादव तुरंत प्रभावित हो गए। वाकई एक सक्षम व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। टीचर योगेश के आत्मा अनुशासन के साथ, क्या ऐसी कोई कक्षा है जिसे वह तैयार न कर सके? अंग्रेजी तो क्या, विदेशी भाषा भी चलेगी। लगे रहो। शानदार, आरव ने सोचा। तो क्या मुझे भी खुद को उत्साहित करना चाहिए? क्या वे सब नहीं कहते कि जब आप अनुशासित लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं? आरव यादव ने अपनी दाढ़ी वाली ठुड्डी को रगड़ा और कुछ देर सोचा। शायद उसे उद्यमिता, मार्केटिंग, प्रबंधन और मनोविज्ञान पर पेशेवर किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी वहाँ कोई किताबें नहीं थीं। 2003 का समय था, न तो मोबाइल पर ई बुक्स थी और न ही कोई ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो उसी दिन डिलीवरी दे सके। छोड़ो, मुक्केबाजी का अभ्यास करते हैं। आखिरकार समय यात्रा के बाद से आरव ने एक दिन भी अभ्यास नहीं किया था। उन्हें खुद पर शर्म आई। आरव यादव आंगन में गए और हा 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 की आवाजें निकालते हुए मुक्केबाजी का अभ्यास करने लगे। अध्ययन कक्ष के अंदर योगेश ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ खिड़की से आरव को देखा। उनका मन किया कि बाहर जाकर आरव का मुंह बंद कर दें। हे भगवान, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? भाई, तुम मुक्के मार रहे हो, डबिंग नहीं कर रहे। ये हा 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 की आवाजें क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम एक विशेष शिक्षक की एकाग्रता भंग कर रहे हो? जैसे ही योगेश कुछ बोलने वाले थे, अचानक आंगन के मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। आरव यादव ने तुरंत सिर घुमाया और खिड़की पर खड़े योगेश को इशारा किया। योगेश के पास पर्दे के पीछे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साक्षी पंडित के नियमों के अनुसार जब तक संदीप बिष्ट का मामला नहीं सुलझता, योगेश न तो आंगन छोड़ सकते थे और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को दिख सकते थे। ये देखकर कि योगेश छिप गए हैं, आरव ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक साधारण दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था। दरवाजा खुलते ही उसने आंगन के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने आरव यादव की ओर देखा और कहा, भाई, कृपया दया दिखाओ और क्षमा कर दो। आरव यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। उस आदमी ने शांति से कहा, तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हें जानना है। और रही बात वरुण खन्ना की, उसके घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं। पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर है। अगर वह मानसिक रूप से अक्षम हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। आरव यादव की आंखें थोड़ी सुकड़ी। वह शायद उस आदमी की बात कर रहा था जिसे आरव ने अभी सिर के पीछे थप्पड़ मारकर बेवकूफ जैसा बना दिया था। आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम दीवार फांदकर मेरे घर आए हो और अब मुझसे विनम्रता की उम्मीद करते हो। क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही परिवार है? जीना किसके लिए आसान है? अगर पुलिस अधिकारी सुरेश सिंह उसकी जगह होते तो आरव उन्हें मौका देते, क्योंकि उनका बलिदान महान था। लेकिन यह वरुण खन्ना बिल्कुल नहीं।
आरव यादव ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, देखो, परिवार किसके पास नहीं है? क्या तुम्हारे पास नहीं है? या मेरे पास? इस दुनिया में रहने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। उसे लगा कि आरव यादव जितना दिखने में सख्त है, व्यवहार में उतना ही क्रूर। उसने आरव को घूरते हुए कहा, बस मुझे साहिल मुखर्जी कहो। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है साहिल मुखर्जी, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आगे से मेरे सामने ना आओ। साहिल मुखर्जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने बिजली की तेजी से अपनी पीठ के पीछे से एक काली वस्तु निकाली और उसे आरव यादव के माथे पर तान दिया। अध्याय 131, घुटने टेकना। हालांकि योगेश आज्ञाकारी रूप से पर्दे के पीछे छिप गया था और अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था, लेकिन वह पर्दे और खिड़की के फ्रेम के बीच की दरार से बाहर देख रहा था। ऐसा नहीं था कि योगेश को पता था कि कोई रोमांचक दृश्य होने वाला है, बस वह बोर हो रहा था। स्कूल का जीवन वास्तव में काफी उबाऊ और नीरस होता है। जीवन की दैनिक लय बहुत निश्चित होती है, जो मूल रूप से बिजली की घंटी की आवाज का अनुसरण करती है। कक्षा और पाठ की तैयारी के अलावा विभिन्न बैठकें होती हैं, अध्ययन, सारांश, चयन, और जिनके पास बेहतर व्यावसायिक क्षमता है उन्हें दूसरे स्कूलों या शिक्षा समिति के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन व्यस्त और संतोषजनक है, लेकिन वास्तव में यह अनगिनत बार दोहराया जाता है। आप दिनचर्या के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपको इस उद्योग के नियमों का पालन करना ही होगा, जब तक कि आप किसी सरकारी स्कूल को छोड़ न दें। ये दिन ब दिन, साल दर साल चलता रहता है, जैसे कोल्हू का बैल चक्की खींच रहा हो। लेकिन अगर आप बोरियत और दोहराव वाली दिनचर्या के बीच अपनी क्षमता और योग्यता विकसित कर सकते हैं, तो आप खेल बदल सकते हैं। अतीत में योगेश को लगता था कि शिक्षक होना कष्टकारी है, लेकिन सौभाग्य से वह इससे उबर गए और पैसे कमाने के लिए एक निजी स्कूल में जाने की योजना बनाई और साथ ही आज़ादी के कुछ साल जीने की। खैर, अतीत का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाल के दिन पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बहुत अधिक कठिन रहे हैं, क्योंकि यह जेल में रहने जैसा है। न केवल बाहर नहीं जा सकते, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देख न ले। सौभाग्य से योगेश जानते थे कि साक्षी पंडित उनके भले के लिए ही ऐसा कर रही थी। अगर मोनी उन्हें ढूंढ लेती और उलझा लेती, तो यह वास्तव में दर्दनाक होता, इसलिए योगेश इसे सहन कर सकते थे। इसलिए बाहरी लोगों से मिलने का मौका मिलना दुर्लभ है, भले ही वह आरव यादव जैसा प्रेम प्रतिद्वंद्वी ही क्यों न हो। योगेश बहुत खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि वह यहाँ अकेले इतने उग गए हैं कि पागल हो रहे हैं। अब जब उन्हें एक जीवित व्यक्ति को देखने का दूसरा मौका मिला, तो योगेश ने तुरंत अपनी आंखें उत्साह से फाड़ लीं। दरार से देखते हुए उन्होंने पलक झपकना भी गवारा नहीं किया। हालांकि आरव यादव और उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पता नहीं क्या कहा कि वह आदमी बहुत गुस्सा हो गया। इससे पहले कि योगेश कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि उस आदमी ने हाथ झटका और एक काली वस्तु आरव यादव के माथे से सटा दी। योगेश ने करीब से देखा और डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। बाप रे, पिस्तौल! अब एक जीवित व्यक्ति को देखने की सारी खुशी तुरंत घातक हथियार के डर में बदल गई। वह आदमी उसे मारने आया होगा, है ना? जब वह आरव यादव को मार देगा, तो वह अंदर आकर उसे भी मार देगा। हे भगवान, मैं तुरंत पुलिस को फोन करना चाहता हूँ। योगेश कांप रहे थे और अपना सेल फोन लेना चाहते थे, लेकिन शायद इसलिए कि वह बहुत घबराए हुए थे, वह हिल नहीं सके। उनके दोनों पैर जैसे शीशे से भर गए थे और वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। खत्म, सब खत्म। इस बार सच में सब खत्म हो गया। योगेश को अचानक अपने दिल में गहरा दुख महसूस हुआ, जैसे कि उन्होंने देख लिया हो कि अगले ही पल बंदूक की नली उनके माथे पर तानी जाएगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। धत तेरे की, मैंने अभी तक डायरेक्टर पंडित को हासिल नहीं किया है। मेरी तो अभी अगली पीढ़ी भी नहीं आई। क्या मुसीबत है। दूसरी ओर आरव यादव के माथे पर पिस्तौल लगी थी, फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि शांति से बोले, बस इतना ही। वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अभी भी आरव यादव की कुंग-फू कला से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने इतनी आसानी से बंदूक की नली आरव के सिर पर रख दी। हालांकि वह थोड़ा हैरान था, लेकिन साथ ही उसे राहत भी मिली। अचानक उसे लगा कि क्या उसने आरव यादव को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ लिया था। ये व्यक्ति उतना मजबूत नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। वह अभी केवल खुद को डरा रहा था। शायद उसने वरुण खन्ना को मात देने के लिए कुछ छोटी चालों का इस्तेमाल किया होगा। जैसे ही उसका मूड शांत हुआ, साहिल मुखर्जी का अहंकार अचानक बढ़ गया और उसने दुष्टता से कहा, क्या ये काफी नहीं है?
यदि तुम इतने ही चालाक हो तो हिम्मत दिखाओ और कोशिश करके देखो कि क्या मैं गोली चलाने की हिम्मत करता हूँ। आरव यादव ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे पास गोली चलाने का साहस तक नहीं है और तुम मुझे डराने की हिम्मत करते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो? यदि तुम वास्तव में दयालु होते तो तुम गोली चला देते। वैसे तुम अपने द्वारा लगाए गए मॉनिटर के नीचे खड़े होकर गोली चला सकते हो। तुमने धोखा दिया। तुम्हारे मॉनिटरिंग मॉडल में वायरलेस ट्रांसमीटर नहीं है। अगर होता भी तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है। मैं डेटा लाइन के जरिए तुम्हारे मॉनिटरिंग रूम को आसानी से ढूंढ सकता हूँ। बताओ, अगर मैं तुम्हारे बंदूक चलाने का वीडियो सरकार को सौंप दूं, तो क्या तुम्हारा चेहरा तुरंत वांछित अपराधियों की सूची पर नहीं होगा? आरव यादव वास्तव में आश्वस्त थे, क्योंकि जब उन्होंने दरवाजा खोला था तो उन्होंने पहले ही अपना मोड स्विच कर लिया था और शिकारी को सक्रिय कर दिया था। उन्हें महसूस नहीं हुआ कि सामने वाले व्यक्ति में उन्हें धमकाने की ताकत है, भले ही उसके पास बंदूक थी। आरव यादव अपनी इच्छा से मिलीसेकंड के भीतर मोड बदल सकते हैं और मानव रूपी शिकारी को सक्रिय कर सकते हैं। और एक बार जब वह मोड सक्रिय हो जाता है तो उनकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वे मिलीसेकंड के भीतर किसी भी हमले से बच सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव को साहिल मुखर्जी में उसे जान से मारने का कोई इरादा महसूस नहीं हुआ। जिसके पास मारने का इरादा ही न हो, आरव यादव को विश्वास ही नहीं था कि वह गोली चलाने की हिम्मत करेगा। और अगर उसने हिम्मत की भी तो उसे काबू करने में 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा और आरव निश्चित रूप से ट्रिगर दबाने से पहले ही उसे खत्म कर देंगे। इसलिए आरव यादव साहिल मुखर्जी की तुलना में कहीं अधिक शांत थे। हालांकि जब साहिल मुखर्जी ने आरव यादव की बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। वह थोड़ा हिचकिचाया और आरव पर चिल्लाया, तुम पीछे हटो। आरव यादव ने बेपरवाह होकर कहा, नहीं, अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ और देखो कि पहले गोली मुझे लगती है या मैं पहले तुम्हें बेवकूफ़ बनाता हूँ। साहिल मुखर्जी के माथे की नसें फड़कने लगी और वह एक पल के लिए अवाक रह गया। अरे भाई, मेरे हाथ में बंदूक है। मेरे हाथ को देखो और फिर स्थिति का विश्लेषण करो, क्या पहल मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए? ये देखते हुए कि आरव यादव शांत और स्थिर थे और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, साहिल मुखर्जी गुस्से से भर गया, लेकिन उसके पास अपनी आवाज़ नीची करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कड़वाहट से कहा, तुमने अभी कहा कि यहाँ निगरानी है। मैं सीधे यहाँ आया हूँ, मैंने कोई निगरानी उपकरण नहीं लगाया। अच्छा, आरव यादव थोड़े उत्सुक हुए और बोले, इतना बड़ा निगरानी कैमरा तिरछे सामने लगा है और यहाँ आसपास कई अन्य हैं जो सभी उसी सड़क की ओर है जहाँ से गुजरना पड़ता है। तुम उसे नहीं देख सकते और फिर भी कहते हो कि तुम चालाक हो। ये तो बुरी योजना है न? साहिल मुखर्जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को रोका और दांत पीसते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। मैंने कहा न, हमने कोई निगरानी कैमरा नहीं लगाया, हम बस अभी यहाँ आए हैं। तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं न? आरव यादव को लगा कि साहिल मुखर्जी झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर आंगन में 2 कदम पीछे हट गए। साहिल मुखर्जी तुरंत खुश हो गया और 2 कदम आगे बढ़ा। बंदूक अभी भी आरव यादव के माथे पर तानी हुई थी। इन 2 छोटे कदमों को कम मत आंके, ये 2 कदम तिरछे सामने वाली निगरानी से बचने के लिए काफ़ी थे। साहिल मुखर्जी का पूरा शरीर लगभग दरवाजे के पीछे छिप गया था और स्वाभाविक रूप से कैमरा उस बंदूक की तस्वीर नहीं ले सकता था। हालांकि इससे पहले कि साहिल मुखर्जी खुश हो पाता, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसके हाथ अचानक खाली हो गए और उसकी बंदूक आरव यादव के हाथों में थी। साहिल मुखर्जी हक्का बक्का रह गया। अपने खाली हाथ को देखकर उसके दिल की गहराइयों से एक हड्डी कंपा देने वाली ठंडक उठी। आप जानते हैं, अभी उसकी हथेली बंदूक के दस्ते को पकड़े हुए थी, उसकी उंगली ट्रिगर पर थी और सुरक्षा लॉक भी खुला था। लेकिन पलक झपकते ही बंदूक दूसरे हाथ में चली गई। आरव यादव उसकी बंद मुट्ठी से 1 सेकंड से भी कम समय में बंदूक छीनने में सक्षम थे और उसके हाथ को प्रतिक्रिया करने तक का समय नहीं मिला। पलटवार करना तो दूर, प्रतिक्रिया देना भी बहुत देर हो चुकी थी। यह आदमी, वह उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। वह आरव के लिए एक चींटी के समान है जिसे वह अपनी उंगली से कुचल सकता है। ये हास्यास्पद है कि उसे लगा था कि वह आरव यादव को कुछ ज्यादा ही आंक रहा है। वरुण खन्ना का हारना कोई बड़ी बात नहीं थी, वह वास्तव में दूसरों जितना अच्छा नहीं था। साहिल मुखर्जी के पैर लड़खड़ा गए और वह आरव यादव के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। अध्याय 132, बहुत सारे दुश्मन। योगेश ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल फोन निकाला।
वह खिड़की के पास गया और बड़ी मुश्किल से 3 अंक 110 पुलिस हेल्पलाइन दबाए। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर वह बंदूक आरव यादव के हाथों में कैसे पहुंच गई। अब स्थिति ये थी कि आरव यादव बंदूक थामे हुए थे और उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के माथे पर मार रहे थे। योगेश सदमे में हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से फोन छूट गया और वह धप की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, जिससे उसका सुंदर प्लास्टिक कवर टुकड़ों में बिखर गया। आरव यादव की सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि उन्होंने खिड़की के माध्यम से अंदर की हलचल सुन ली, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और शांति से कहा, तुमने अभी कहा था कि निगरानी कैमरे तुमने नहीं लगाए थे, तो मुझे ये पूछना होगा कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। साहिल मुखर्जी ने अपने होंठ भींचे और चुप रहा। आरव यादव ने हैरान होने का नाटक किया, क्या वह इतना दयालु है? मौत से भी नहीं डरता। तुरंत ही आरव के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने उपहास करते हुए कहा, लेकिन भले ही तुम मौत से न डरो, तुम शहीद नहीं बन सकते। तुम बस एक छोटे से गुंडे हो जो पैसे लेकर काम करता है। समाज के लिए यह अच्छी बात होगी कि तुम जैसी बुराई इस दुनिया से साफ हो जाए। आरव यादव की बात सुनकर साहिल मुखर्जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम एक छोटे बदमाश हो, तुम आफत हो। हम दोनों भाई तो आसमान के लिए न्याय कर रहे हैं, कोई और आएगा जो तुम्हारी इस गंदगी को साफ करेगा। ओह बाप रे! आरव यादव इस बार मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि वास्तव में हैरान थे। उन्होंने बंदूक अपनी जेब में रखी, साहिल मुखर्जी के पास से गुजरकर आंगन का दरवाजा बंद किया और फिर साहिल को आंगन के अंदर धकेल दिया। साहिल मुखर्जी अभी भी विरोध करने का मौका तलाश रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह बंदूक छीनने की कोशिश भी कर पाता, आरव यादव ने लापरवाही से उसके कंधे पर एक चपत मारी। साहिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर किसी चलती ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। उसका पूरा शरीर जमीन से 2 मीटर दूर उछल गया और वह पीछे की ओर तब तक लड़खड़ाता रहा जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं जा लगी। खौफनाक आंखों से आरव यादव की ओर देखते हुए साहिल मुखर्जी ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि आरव और उसके बीच जमीन आसमान का अंतर है। यह अंतर 2 इंसानों के बीच का नहीं था, बल्कि यह अंतर एक देवता और इंसान के बीच का था। दुर्भाग्य से शुरुआत में उसे लगा था कि आरव यादव और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। उसे लगता था कि बड़ा शरीर होने का मतलब बड़ी ताकत नहीं होता, और वह छोटा और अधिक फुर्तीला है, जिसके पास लड़ने का ज्यादा अनुभव है। अब जब उसे इस तरह धकेला गया, तो उसके पुराने विचार पूरी तरह चकनाचूर हो गए। भले ही आरव यादव के पास बंदूक न होती, फिर भी उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। वरुण खन्ना को बेवकूफ बना दिया गया था, शायद वह आरव यादव का सिर्फ एक साधारण थप्पड़ ही था। साहिल मुखर्जी के पैर फिर से लड़खड़ाए और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने विरोध करने का विचार पूरी तरह त्याग दिया। क्या फायदा, जब कोई उम्मीद ही नहीं बची। इस समय आंगन के गेट के बाहर सड़क पर कुछ लोग स्थानीय भाषा में धीरे धीरे बात करते हुए गुजर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से स्थानीय ग्रामीण थे। यहाँ से गुजरने वाले ग्रामीणों की संख्या कम थी और अभी भी बहुत शांति थी। यही कारण था कि योगेश यहाँ अकेले इतनी सुरक्षित रूप से रह रहा था। साहिल मुखर्जी जमीन पर बेजान बैठा रहा, उसने कोई आवाज नहीं की। खिड़की के कांच के जरिए योगेश ने उसे अचंभे से देखा और सोचा कि साहिल चिल्ला क्यों नहीं रहा। क्या ये स्थिति को बिगाड़ने का सबसे अच्छा मौका नहीं है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जमीर मर चुका है? योगेश ने फिर से आरव यादव की ओर देखा, तो पाया कि आरव ने उसे घूर कर देखा और इशारा किया। योगेश चुपचाप पर्दे के पीछे छिप गया, अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। आरव यादव साहिल मुखर्जी के सामने उकड़ू बैठे और बोले, बताओ, तुम्हें अपनी कीमत साबित करनी होगी, है ना? अगर तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो मैं तुम्हें जिंदा क्यों रखूं? साहिल मुखर्जी ने वरुण खन्ना के बारे में सोचा जो पागल हो चुका था, और अचानक कांपते हुए कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देना होगा। आरव यादव ने कुछ देर सोचा और कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या बताते हो और वह कितना कीमती है। अगर कीमत औसत रही, तो मुझे लगता है कि तुम भी वरुण खन्ना जैसे बन जाओगे, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कम से कम जिंदा तो रहोगे, है ना? अपने हाथ फैलाते हुए आरव बोले, देखो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे बेवजह मारना पसंद हो। मैं बहुत सिद्धांतों वाला आदमी हूँ, है ना? साहिल मुखर्जी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। क्या आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि आप सिद्धांतों वाले हैं? वह एक चलते फिरते मुर्दे की तरह बेवकूफ नहीं बनना चाहता था, उससे बेहतर तो मर जाना था। आरव यादव ने सांत्वना दी, ऐसे मत बनो, मरने से बेहतर है कि जीवित रहा जाए। साहिल मुखर्जी ने आरव की उस मुस्कुराहट को देखा, जिसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी।
उसने वरुण खन्ना के बारे में सोचा और महसूस किया कि आरव यादव निश्चित रूप से नर्म दिल इंसान नहीं है। यहाँ कोई दया या नैतिकता काम नहीं आएगी। उसे बस वही बताना होगा जो आरव के काम का हो। बेशक वो कुछ न कहकर अपना मुंह बंद रख सकता था और बेवकूफ़ बन सकता था, लेकिन क्या फ़ायदा। आरव यादव दया नहीं दिखाएंगे और उसे चुप रहने से कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला था। उसका मालिक तो सुरक्षित रहता, पर उसका क्या होता। बिना आरव के ज़्यादा समझाए ही साहिल मुखर्जी ने तुरंत सही फैसला लिया और ईमानदारी से सब कबूल कर लिया। आरव यादव ने मूल रूप से सोचा था कि साहिल और वरुण को भेजने वाला या तो संदीप बिष्ट का कोई आदमी होगा या साक्षी पंडित का पूर्व पति या शायद राज बैनर्जी वाला कोई रसूखदार व्यक्ति। लेकिन पता चला कि साहिल और वरुण को भेजने वाला असल में लाल बाल वाला लड़का था, यानी वही गैर मुख्यधारा का लड़का जिसने पिछली बार एम्यूजमेंट पार्क के गेट पर करिश्मा बोस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उस समय पीले बाल वाले ने करिश्मा पर हमला किया था और हरे बाल वाले ने उसकी मदद की थी। लाल बाल उस छोटे गैंग का सरगना था। आरव यादव वास्तव में हैरान थे। उन्होंने बहुत से लोगों के बारे में सोचा था, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। सवाल ये था कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला, और अगर वह यहाँ तक पहुँच सकता है तो वह निश्चित रूप से करिश्मा बोस को भी ढूंढ सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि करिश्मा बोस भी खतरे में है? ये सोचते ही आरव यादव के मन में बुराई को जड़ से खत्म करने का विचार आया। आरव ने अपने दुश्मनों की गिनती की और पाया कि उन्हें आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। दोस्त कम है, लेकिन दुश्मनों की एक लंबी कतार खड़ी हो गई है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि अभी उनके पास सबको जड़ से खत्म करने की ताकत नहीं थी, सिवाय उस लाल बाल वाले गैंग के। साहिल मुखर्जी ने आरव की आंखों में मारने का इरादा देखा। वह बुरी तरह कांप उठा, लेकिन तभी उसे अपनी जान बचाने और अपनी उपयोगिता साबित करने का एक रास्ता सूझा। अगले ही पल साहिल मुखर्जी ने कांपते हुए हाथ उठाया और कहा, वो बॉस, अगर आप बुराई को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो मैं यह आपके लिए कर सकता हूँ। आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अच्छा विचार है। आरव यादव तुरंत मुस्कुराए। हाँ, तुम काम के आदमी हो। अध्याय 133। छोटा भाई, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि इसे कैसे करना है। तुम जो चाहो कर सकते हो, मुझे बस परिणाम से मतलब है, आरव यादव ने शांति से कहा। और बाहर जाने के बाद भागने के बारे में सोचना भी मत, ये बेकार है। जब तक मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ तब तक मैं तुम्हें निश्चित रूप से ढूंढ लूंगा। फर्क बस इतना होगा कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि मुझे तुम्हें ढूंढना बहुत झंझट भरा लगे, तो मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हें और वरुण खन्ना के पूरे परिवार को ही खत्म कर दूं। आरव यादव के इन डरावने शब्दों को इतनी सहजता से सुनकर साहिल मुखर्जी अचानक घबरा गया। उसने अपना सिर किसी खिलौने की तरह जोर जोर से हिलाया और बार बार कहा, नहीं सर, मेरी ऐसी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बड़े भाई, आप निश्चिंत रहें। तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? तुम क्या सोच रहे हो? आरव यादव ने गुस्से से कहा। बॉस साहब, श्रीमान। साहिल मुखर्जी फिर से डर गया। उसे डर था कि कहीं आरव यादव नाराज होकर उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ न मार दे और उसे वरुण खन्ना की तरह बेवकूफ़ बनाकर किसी गली में फेंक दे। वरुण खन्ना तो बेवकूफ़ बन चुका था। साहिल कम से कम किसी को भेजकर वरुण को वापस मंगवा सकता था और उसके इलाज के लिए पैसा और मेहनत लगा सकता था। लेकिन अगर वह खुद भी बेवकूफ़ बन गया तो उसे वापस कौन ले जाएगा? कोई नहीं बचेगा। उस समय वह लाल बाल वाला लड़का तो चैन की नींद सोएगा, लेकिन उसे और वरुण खन्ना जैसे भाई बहनों को कष्ट सहना होगा। इसलिए साहिल मुखर्जी बहुत सावधान हो गया और आरव यादव के चेहरे के भावों को गौर से देखने लगा। ये देखते हुए कि आरव यादव श्रीमान संबोधन से काफी संतुष्ट लग रहे थे, उसने तुरंत अपनी बात बदल दी और श्रीमान शब्द पर ही मुहर लगा दी। चिंता मत करो, अगर यह काम हो गया तो हमारा पिछला सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, आरव यादव ने कहा। धन्यवाद श्रीमान यादव। साहिल मुखर्जी बहुत खुश हुआ। हालांकि उसे अब भी डर था कि आरव यादव कहीं बाद में अपनी बात से मुकर न जाएं या अभी उसे सिर्फ बहला रहे हों, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? क्या वह भागने की हिम्मत कर सकता था? अगर वह भाग भी जाता तो मंदिर से भागकर पुजारी कहाँ जाएगा? साहिल मुखर्जी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे इसी अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ना था। इसलिए अब साहिल मुखर्जी केवल यही दिखावा कर सकता था कि आरव यादव जो कह रहे हैं वह सच है, भले ही वह खुद से झूठ बोल रहा हो। उसे यह जुआ खेलना ही था। आरव यादव ने हाथ हिलाकर कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है,
हम बस एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बस भविष्य में मेरे सामने मत आना। मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, जब तक मुझे छेड़ा न जाए मैं कुछ भी करने के लिए बहुत आलसी हूँ। आरव यादव की बात सुनकर साहिल मुखर्जी ने थोड़ी राहत महसूस की। कुछ देर बाद साहिल मुखर्जी को लगा कि उसके पैर अब उतने कमजोर नहीं रहे, इसलिए वह खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। मजाक थोड़ी ही है, कौन सा खरगोश स्वेच्छा से शेर के पास रहना चाहेगा। आरव यादव को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, वैसे उस लाल बालों वाले आदमी को मेरी पहचान कैसे पता चली? वह मुझे यहाँ कैसे ढूंढ पाया? आरव के अचानक बोले गए इन शब्दों से साहिल मुखर्जी इतना डर गया कि उसके घुटने फिर से जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव यादव द्वारा उसे लापरवाही से धक्का दिए जाने के बाद वह वास्तव में आरव से बुरी तरह खौफ खा गया था। शांत होने के बाद साहिल मुखर्जी ने ईमानदारी से समझाया, श्रीमान यादव, उस समय वे 5 लोग थे और उनमें से एक घोड़े के साथ देर से आया था। वे चारों वास्तव में वहां किसी का इंतजार कर रहे थे और फिर वह व्यक्ति आया। भीड़ में छिपने के बाद जब वह बाहर नहीं आया तो उसने करिश्मा बोस को पहचान लिया। इत्तेफाक से इस आंगन का मालिक उस माइक का चाचा है, साहिल मुखर्जी ने सावधानी से कहा। मकान मालिक एक बार यहाँ आया था और उसने आपका चेहरा देखा था, श्रीमान यादव। जब वह वापस गया और उसने इस बारे में बताया तो उस लड़के को सब याद आ गया। आरव यादव ये सुनकर हंसे बिना नहीं रह सके। ऐसा संयोग भी हो सकता है। अगर साहिल मुखर्जी ने यह न बताया होता तो वह कभी इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। हालांकि परिणामों से पीछे की ओर देखने पर यह तर्कसंगत लगता था। मनोरंजन पार्क दिल्ली के दक्षिण में है और यह गांव शहर के उत्तर में। करिश्मा बोस को पहचानने के लिए उसने निश्चित रूप से शहर के उस गांव में उसके हाथ का नाश्ता खाया होगा। तो दिल्ली के दक्षिण का कोई व्यक्ति शहर के उत्तर में नाश्ता करने क्यों जाएगा, और वह भी उस गांव में जो काफी दूर है। ये जानकर कि गांव से 2 मील उत्तर में एक परित्यक्त कृषि मशीनरी कारखाना है, कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह जगह कितनी सुनसान है। लेकिन अगर वहां रिश्तेदार हों तो बात समझ में आती है। वह यहाँ रिश्तेदारों से मिलने आया, सुबह नाश्ता करने उठा, करिश्मा को देखा और दंग रह गया। फिर उसे पता चला कि उसके चाचा का आंगन किराए पर लेने वाला व्यक्ति आरव यादव ही है। अगर कोई और होता, जैसे योगेश, तो शायद वह उसे नहीं पहचान पाता, भले ही योगेश हैंडसम है। लेकिन आरव यादव का चेहरा काफी विशिष्ट है, जिसके बारे में बात करने मात्र से ही लोगों के मन में उसकी छवि बन जाती है। अब आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या नहीं। मुख्य बात यह थी कि जब उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा तो उन्हें ये सख्त चेहरा मिला था और यह उनकी पसंद नहीं थी। ठीक है, अब जाओ, काम खत्म होने के बाद मेरे पास मत आना, मुझे खुद पता चल जाएगा, आरव यादव ने शांति से कहा। उन्होंने यह नहीं बताया कि काम पूरा न होने पर क्या होगा, लेकिन साहिल मुखर्जी इसे अच्छी तरह समझता था। साहिल मुखर्जी घबराहट में वहां से चला गया। उसे यह नहीं पता था कि आरव यादव के पास वास्तव में कोई बहुत बड़ा सूचना तंत्र या जासूस नहीं है। मुझे पता चल जाएगा कहने का उनका असल मतलब ये था कि माइक जैसे छोटे गिरोह का, जो पहले से ही एक छोटे समाज की तरह सक्रिय है, अगर कोई सफाया कर देता है तो ऐसी खबर छिपती नहीं है। इस जीवन में आरव यादव कभी भी किसी आपराधिक गिरोह में शामिल नहीं होंगे, ये बिल्कुल असंभव था। लेकिन गिरोह में न होने का मतलब यह नहीं था कि वह उन लोगों से संपर्क नहीं रखेंगे। आखिरकार सूचना प्राप्त करना और खबरें फैलाना इससे अधिक कुशल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वह गुप्त रूप से एक आज्ञाकारी छोटे भाई का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब है कि भूमिगत दुनिया में आरव यादव का कुछ प्रभाव होगा और वह कुछ ऐसे काम करवा सकेंगे जो उनके लिए अपनी असली पहचान के साथ करना असुविधाजनक है। ये बहुत नाइस था। साहिल मुखर्जी भरोसेमंद है या नहीं, यह उसके अगले प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। आरव यादव ने जाते हुए साहिल को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। अगर वह अविश्वसनीय निकला तो आरव को कोई पछतावा नहीं होगा, वह बस उसे रास्ते से हटा देंगे। यह कोई खेल नहीं था और ऐसे लोगों को मिटाना समाज के लिए एक अच्छा काम ही था। इस मामले को मन में रखते हुए आरव यादव घर के अंदर गए और कांपते हुए योगेश से कहा, मामला सुलझ गया है। याद रखना कि डायरेक्टर पंडित थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है, कोई बकवास मत करना। बेहतर होगा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता न चले। योगेश ने ईमानदारी से सिर हिलाया। हालांकि उसने अभी साहिल मुखर्जी जैसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह वैसा ही महसूस कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका छोटा सा शरीर आरव यादव के एक साधारण धक्के को भी सहन नहीं कर पाएगा।
मुख्य बात यह थी कि अगर उसने आरव यादव को धमकी दी और आरव ने उसे थप्पड़ मारकर बेवकूफ़ बना दिया तो क्या होगा। जब आरव यादव बाहर जाकर सोफे पर लेट गए और टीवी देखने लगे तो योगेश के पास पाठ तैयार करने या पढ़ने का समय नहीं था। वह अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़कर कांप रहा था। मैं एक विशेष शिक्षक हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं उच्च वर्ग का सदस्य बनूंगा। इसलिए मुझे आरव यादव को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए जिससे उसे लगे कि मैं उसके लिए खतरा हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डायरेक्टर पंडित, शायद मुझे इस जीवन में कभी कोई महिला नहीं मिलेगी। ओह छोड़ो, दुनिया में और भी बहुत सी लड़कियां हैं। जब यह मामला सुलझ जाएगा तो मैं किसी इंटरनेशनल स्कूल में चला जाऊंगा, वेतन दोगुना हो जाएगा और मैं किसी भी खूबसूरत महिला को चुन सकूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि डायरेक्टर पंडित से बेहतर कोई महिला मुझे नहीं मिलेगी। योगेश अभी खुद को मानसिक रूप से समझा ही रहा था कि तभी आंगन का दरवाजा चरमराया। अदिति राव अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ती हुई अंदर आए और चिल्लाते हुए आरव यादव की गोद में जा गिरी। दरवाजे पर साक्षी पंडित खड़ी थी। उनके बाएं हाथ में एक कैनवस बैग और दाएं हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक बैग था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने खिड़की से उन्हें देख रहे योगेश से कहा, बस देखते ही रहोगे या मदद के लिए आओगे। योगेश तुरंत कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उड़ने वाली है और वह एक पल में उछल पड़ा। डायरेक्टर पंडित मेरी हैं, उन्हें कोई मुझसे छीनने की कोशिश न करे। जो भी बीच में आएगा मैं उसे देख लूंगा। अध्याय 134। मैंने आंखें बंद कर ली हैं, इसे उतारो। साक्षी पंडित बहुत ज्यादा सामान नहीं लाई थी, बस एक बंद गोभी, एक मुट्ठी अजवाइन, कुछ आलू, 1 दर्जन मशरूम और साथ में 2 किलो बीफ और एक छोटा स्टेक। प्लास्टिक की थैली ऊपर तक भरी हुई थी। एक महिला होने के नाते उनमें इतनी ताकत नहीं थी और एक प्लास्टिक बैग में इससे ज्यादा सामान आ भी नहीं सकता था। यह उनकी क्षमता की सीमा थी। इसके अलावा साक्षी पंडित के दूसरे हाथ में मौजूद कैनवस बैग में 2 ईंटों जितनी मोटी सामग्री भरी थी, जो इतनी भारी थी कि जब योगेश ने उसे थामा तो उसे अपने हाथों में वजन महसूस हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि साक्षी पंडित इतनी थक गई थी कि उनके माथे पर पसीना आ गया था। आप जानते हैं, साक्षी पंडित सीधे टैक्सी लेकर शहर के इस गांव में नहीं आ सकती थी। गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें पैदल ही आना पड़ा और पीछा किए जाने के डर से उन्हें गलियों और रास्तों में कई चक्कर लगाने पड़े। इसके अलावा साक्षी पंडित को सब्जियां खरीदने के लिए पहले शहर जाना पड़ा, क्योंकि दोपहर के समय दिल्ली में बड़े सुपरमार्केट के अलावा कुछ ही सब्जी मंडियां खुली होती हैं। और साथ में एक बच्चा भी था, इसलिए साक्षी पंडित की यह यात्रा निश्चित रूप से बहुत कठिन रही थी। तभी जैसे ही योगेश ने सामान और सामग्री संभाली, साक्षी पंडित सीधे कमरे में चली गई और सोफे पर ढह गई। थकान के मारे वह हिलना भी नहीं चाहती थी। योगेश ने सामग्री वाले कैनवस बैग को लिविंग रूम की मेज पर रख दिया और जितनी जल्दी हो सके सब्जियों को अलमारियों पर करीने से सजाया, बीफ और छोटी डिशेज को फ्रिज में रखा और फिर साक्षी पंडित के हाथों की मालिश करने के लिए दौड़कर आया। तुम क्या कर रहे हो? साक्षी पंडित ने सतर्क होकर योगेश की ओर देखा। आप इतना भारी सामान पूरे रास्ते उठाकर लाए हैं, क्या आप थकी नहीं हैं? मुझे अपनी बाहें मलने दीजिए, वरना बाद में आपको बहुत दर्द होगा, योगेश ने कहा। मुझे ठीक लग रहा है, देखो। आह! जैसे ही साक्षी पंडित ने अपनी बाँह उठाए, उन्हें तेज दर्द महसूस हुआ और अनजाने में उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह खुद भी हैरान रह गईं। वह अपना हाथ उठा भी नहीं पा रही थी। योगेश ने तिरछी निगाहों से आरव यादव की ओर देखा, जो अदिति राव को बहला रहे थे, और साक्षी पंडित से धीरे से कहा, देखिए, इतनी बहादुरी मत दिखाए, मुझे मालिश करने दीजिए, वरना कल आप अपना हाथ हिला भी नहीं पाएंगी। साक्षी पंडित थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन तुम्हें मालिश करना नहीं आता, रहने दो, मैं वापस जाकर किसी मसाज पार्लर चली जाऊंगी। आरव यादव की नज़र अपनी ओर आते देख योगेश घबराहट में बोला, इसकी चिंता मत करो कि मुझे आता है या नहीं, कम से कम मैं आपकी मांसपेशियों को थोड़ा ढीला तो कर ही सकता हूँ, इससे रक्त संचार बढ़ेगा और आपको बेहतर महसूस होगा, है ना? वरना आप बाद में बाहर कैसे जाएंगी? जब साक्षी पंडित ने इस बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि उसकी बात में दम है। इसके अलावा मिस्टर योगेश नेक नियत से कह रहे थे, तो बार बार उन्हें मना करना भी ठीक नहीं लग रहा था। साक्षी पंडित ने सिर हिलाया और थोड़ी चिंता के साथ कहा, धीरे करना। योगेश तुरंत खुश हो गया और साक्षी पंडित का कोमल हाथ थामकर उनकी बाँह उठाना चाहा। जैसे ही उसके हाथ ने साक्षी पंडित की त्वचा को छुआ, उस रेशमी एहसास ने योगेश के दिमाग की नसें हिला दी। कितना कोमल, कितना रेशमी, क्या ये वाकई एक हाथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है।
तुम क्या कर रहे हो? जब साक्षी पंडित ने योगेश के चेहरे पर अजीब से भाव देखे तो वह इतनी नाराज हुई कि अपना हाथ वापस खींचना चाहा। लेकिन उनकी बाहों और हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं थी और वे उनकी बात नहीं मान रहे थे। मैं कुछ नहीं, मैं क्यों नहीं कर रहा? योगेश ने जबरदस्ती अपना बचाव किया और तुरंत अपनी गलती सुधारी। वह कांपते हुए उनकी बाह हिलाने लगा। हालांकि योगेश का तरीका बहुत अनाड़ी था। साक्षी की बाहें पहले से ही दुख रही थी और वह हाथ तक नहीं उठा पा रही थी। उस पर योगेश ने उनका हाथ पकड़कर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह मालिश नहीं बल्कि प्रताड़ना थी। अचानक साक्षी पंडित चिल्ला उठी। उनका सुंदर चेहरा दर्द से भर गया और आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हें क्या हुआ? योगेश घबरा गया और डर के मारे रुक गया। तुम छोड़ो मेरा हाथ, साक्षी पंडित ने दांत पीसते हुए कहा। मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मालिश शुरू होगी और खून का दौरा चलेगा आप ठीक हो जाएंगी, योगेश ने जिद की। मैंने कहा छोड़ो। साक्षी पंडित ने गुस्से में योगेश को घूरा और चिल्लाई। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वह योगेश को कच्चा चबा जाएंगी। योगेश इस बार वाकई डर गया, क्योंकि साक्षी पंडित हमेशा शालीन रही थी। वह गुस्से में भी अपना चेहरा इतना खराब नहीं करती थी। ऐसी बुद्धिमान और सुरुचिपूर्ण महिला की आंखों में आंसू और नफरत देखकर योगेश पूरी तरह सहम गया। आरव यादव ने अदिति राव को नीचे बैठाया, पास आए और साक्षी पंडित के सामने खड़े हो गए। उन्होंने धक्का नहीं दिया, लेकिन आरव का विशाल शरीर सामने आने से योगेश का संतुलन बिगड़ गया और वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। मैं इसे देखता हूँ, थोड़ा बर्दाश्त करना, आरव यादव ने कहा और साक्षी पंडित की बाहों और जोड़ों को कुछ जगह से दबाया। क्या तुम्हें समझ है? साक्षी पंडित ने तीखे स्वर में पूछा। बड़ी बहन, मुझे सब समझ आता है, आरव यादव ने चिढ़ते हुए कहा। क्या तुम भूल गई कि मैं क्या करता हूँ? अगर तुम मुझे अपनी जान निकालने को भी कहोगी तो मैं वह भी सफाई से कर सकता हूँ। पाव डेंग, क्या ये वही है? साक्षी पंडित का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उन्होंने आरव यादव का विरोध करना बंद कर दिया। आरव यादव के हाथ उनकी बाहों और कंधों के जोड़ों को दबा रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, बस थोड़ी सी खुजली और राहत महसूस हो रही थी। योगेश भी होश में आ गया और एक तरफ खड़ा हो गया। अब उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये सिर्फ मांसपेशियों की थकान है, साधारण सी बात है। मैं मालिश कर देता हूँ और 1 घंटे में आप अपने हाथ उठा पाएंगी। रात के खाने में कोई देरी नहीं होगी, आरव यादव ने कहा। सच में? साक्षी पंडित ने हैरानी से पूछा। योगेश बगल में खड़ा होकर जल भून रहा था। उसने आरव की बातों को मन ही मन नोट कर लिया ताकि अगली बार वह इनका इस्तेमाल कर सके। आरव यादव ने अतिथि कक्ष की ओर इशारा किया और कहा, अंदर चलो। टीचर योगेश, क्या आप खाली हैं? योगेश ने तुरंत पैर बढ़ाए। हाँ हाँ, मैं अभी खाली हूँ। आरव यादव ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, तो यह एकदम सही है। चलिए मेरी छोटी बच्ची अदिति को एक क्लास पढ़ा दीजिए। ये बच्ची पूरे दिन बाहर घूमती रही है और इसने कुछ नहीं सीखा। ऐसे कैसे काम चलेगा? साक्षी पंडित अपनी हंसी नहीं रोक पाई। योगेश का चेहरा उतर गया। उसने आरव यादव की ओर थोड़े डर और चिढ़ के साथ देखा। क्या देख रहे हो? आरव यादव ने गुस्से से कहा। मेरी मालिश करने की तकनीक केवल पुरुषों को सिखाई जाती है, महिलाओं को नहीं। तो क्या तुम सिर्फ देखने के लिए यहाँ रुकोगे? मैं, योगेश के मुंह से लगभग मैं ट्यूशन फीस दे सकता हूँ निकलने ही वाला था, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि आरव के कहने का मतलब था कि यह केवल उसके बेटों को सिखाई जाती है। जब आरव यादव ने साक्षी पंडित को गेस्ट रूम के अंदर जाने में मदद की और दरवाजा बंद कर लिया तो योगेश ने गुस्से में एक शब्द बुदबुदाया, धत तेरे की। अदिति राव ने तुरंत अपने कैनवस बैग से न्यू कॉन्सेप्ट इंग्लिश की किताब निकाली और खुशी से कहा, मिस्टर योगेश, क्या हम शुरू करें? मुझे अंग्रेजी सीखना पसंद है। प्यारी और पढ़ने के लिए उत्सुक अदिति राव को देखकर योगेश के अंदर का शिक्षक फिर से जाग उठा। उन्होंने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। योगेश ने बंद दरवाजे की ओर देखा और मन ही मन कहा कि आरव सिर्फ मालिश कर रहा है तो मैं उसे माफ करता हूँ। हालांकि गेस्ट रूम के अंदर आरव यादव ने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और घबराई हुई साक्षी पंडित से कहा, अंदर आपने कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए कृपया अपने ऊपरी कपड़े उतार दीजिए, वरना मालिश के दौरान आपकी आस्तीन फट सकती है या मुझे परेशानी होगी। साक्षी पंडित की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? आरव यादव पीछे मुड़े और बोले, ठीक है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अब उतारो। साक्षी पंडित अचानक बेचैन हो गई। यह आदमी कैसा है? किसी को भी कपड़े उतारने के लिए कह देता है, पागल है क्या?
मेरे अंदर के कपड़े इतने कम हैं कि उन्हें पहनकर सिर्फ तैराकी की जा सकती है। मैं उन्हें उतार कर तुम्हें कैसे दिखा सकती हूँ? क्या बकवास है।